वो खुदा का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और जब भी किसी चीज़ का शुभ आरंभ करना हो तो वो बात करते हैं। उस पे कोई गिला शिकायत आप भी नहीं करते और दूसरे भी नहीं करते। और अगर मोदी जी, जोगी जी, जहाँ और कोई आदमी जय श्री राम कहता है तो वो क्यों तकलीफ होती है सबको? अगर 50 आदमी लाग के डेड बॉडी वहाँ लेके जा रहे हैं तो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तो ये कहा है कि जो दूर दराज के लोग हैं उनके लिए हमारा चॉपर जो है वो हमेशा रेडी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों को भी उनसे रजू करना चाहिए थे। आज हमारी बीडीसी है, डीडीसी है, सरपंच हैं, लोगों के चुने हुए हैं। अब ये निकम्मे हैं तो हम इनके पीछे हम सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करेंगे। उसमें अगर आज कहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब हीट बर्दाश्त कर रहे हैं तो रसोईया वही रहे हैं। रिमोट कंट्रोल से गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस रियासत को 43 साल चलाया है और यहाँ अच्छी लीडरशिप को प्रमोट नहीं होने दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर देश में हो या जम्मू कश्मीर में हो मुसलमान हो, मुसलमानों के बगैर इस पार्टी का कुछ चलता ही नहीं। और पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती दिल्ली में थी और वहां उनने आज तक के कन्क्लेव में एक इंटरव्यू भी दिया। उसमें भी जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर भी प्रहार किए और केंद्र सरकार के ऊपर भी प्रहार किए और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी बहुत कुछ कहा। और उसके बाद जाकर धरना दिया और कहा लंबी लड़ाई लड़ेंगे 370 और 35 को वापस लाने के लिए। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के दिल में मुसलमानों के लिए जगह नहीं है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा जी। श्याम जी, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि आपकी राजनीति मुसलमानों के बगैर नहीं चलती। देखिए, उन्होंने अगर उनके कहने के भी दो अभिप्राय हो सकते हैं। ये तो बात सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है और उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। उन्होंने जब कहा था कि एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, वो उन्होंने कर दिया, चाहे 70 साल लगे। इसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की जो सोच और अप्रोच है और आज के जो कर्मठ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को भी उन्होंने कहा है, सबका विश्वास भी कहा है। तो मुझे लगता है कि अगर उस तरह से लें, लेकिन जो कहने का उनका अभिप्राय था, जहाँ जिस तरह से मैंने भी सुना है, मुझे खासकर उस दिन काफ़ी दिल में उदासी सी हुई, बेचैनी हुई, क्योंकि मैंने 6 साल उमर अब्दुल्ला जी से काम किया है। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। जिस लेगेसी को वो लेके चलते हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी एंड फिर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जी, मैं डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जी से ये अपेक्षा कर सकता था क्योंकि वो बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला की छवि मेरे सामने 6 साल काम करने की थी, उसमें लगता था कि उनमें स्टेटमैनशिप और वो सीधे बात करने वाले हैं। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं 7 साल जो अब अपोजिशन में हो गए हैं, तो वो सारी बातें जो पीछे हैं वो भूल गए कि इसी भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप देखेंगे तो उनके पिताश्री डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जी और खसूसन तौर पर उमर अब्दुल्ला जी जो हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स रहे हैं। और जो इस समय प्रेजेंट हमारे प्रधानमंत्री हैं, उस समय मुझे लगता है कि वो महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। और जब एक सोच बदल रही है, मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको पूरा बहुमत मिला, तो उन्होंने हिंदुस्तान का पॉलिटिकल नरेटिव बदल दिया है। तो अब हमें, मुझे लगता है कि इन चीज़ों, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हमने 1947 से लेके बहुत इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में कर ली। इसीलिए इस प्रदेश को भी खंड खंड होना पड़ा। ना लद्दाख वाले ये बात करते, ना जम्मू वाले ये करते, ना कश्मीर में इतना कत्लो गारत होता, जो खून की नदियाँ वहाँ बगी हैं। तो मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक गवर्नेंस डेफिसिट रहा और पॉलिटिकल इमैच्योरिटी रही। जो एक मैच्योर पॉलिटिशियन को जिस तरह से ज़मीन को भांप लेके सूंघ के ये बता देना चाहिए कि मेरी मिट्टी की खुशबू क्या बता रही है, तो आज वो चाहे महबूबा मुफ्ती हो,
महबूबा मुफ्ती से भी मुझे ये शिकायत है कि उससे भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सके। वो एक नेशनल पार्टी से उसका जन्म हुआ है और मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी हैं वो, और मुफ्ती मोहम्मद सैयद पे कहीं ये प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है कि वो इस किस्म के उनकी सोच थी। वो बहुत ही वसी सोच रखते थे और सेकुलर जैन के थे, तभी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और फिर उसी सरकार में चीफ मिनिस्टर भी बनी महबूबा मुफ्ती जी। तो आज कैसे भारतीय जनता पार्टी अछूत हो गई, जहां वो यहाँ पे अमन चैन जो है उसमें खलल डाल रही है। तो ये इनकी सोच में और ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स दोबारा यहाँ पे कोई ना कोई फितना खड़ा करते हैं। कभी ये कहते हैं तिरंगे झंडे को देने वाला नहीं है, ये बारूद को हाथ लगाने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जो है वो राष्ट्र के प्रति और जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति जो है वो वचनबद्ध है। वो अपने कार्य का निर्वाह जो है वो ईमानदारी से करेगी। जैसे आपने कहा कार्य का निर्वाह ईमानदारी से करेगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर आप मुसलमानों का नाम ना लें तो आपकी राजनीति नहीं चलती। आप वोट कैसे मांगेंगे? आपको वोट मांगने का एकमात्र तरीका यही है कि मुसलमानों का नाम लो और मुसलमानों को लेकर राजनीति करते रहो। देखो, मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लेंगे? हम अच्छी सोच से और पूरी चेतना से मुसलमान जो हमारा समुदाय है, 14% उनकी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में। अगर वो एजुकेशन के बगैर रह जाएंगे तो हम आज भारत को सुपर पावर नहीं विश्व गुरु बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आज की जो लीडरशिप है। अगर वो 14% जिस तरह से इन लोगों ने, चाहे वो जम्मू कश्मीर के मुसलमान हों जुनेद जी, या हिंदुस्तान के हों, आपने भी देखा होगा, और मैं भी जब कांग्रेस पार्टी में है तो इन स्टेटों में जाते थे हम इलेक्शन में। अब यूपी में ही देखो, यहाँ से 4 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और जो एक परिवार तो वहाँ से ही पला है। वहाँ के मुसलमानों की हालत जाके देखो, लिटरेसी रेट देखो उनका, इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं, भारतीय जनता पार्टी तो उनके नाम बिना नहीं रह सकती। हमें इस देश को आगे लेके जाना है और खसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर में वोट की राजनीति नहीं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से करेगी। वो उसके लिए नहीं कर रहे हैं। मुझे बताओ, जितनी भी इंसेंटिव और स्कीमें बन रही हैं वो किसी एक समुदाय के लिए बन रही हैं। आप देखेंगे यूपी में या जम्मू कश्मीर में भी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन है? मुसलमान है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो है मुसलमानों की है। जो भी स्कीम भारतीय जनता पार्टी बना के भेज रही है, जहाँ यहाँ पे डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, एजुकेशन प्रमोट हो रही है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ जो हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल था हाइड्रालिक, आज उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। सिर्फ हम चनाब बेसिन को ही अगर एक्सप्लॉइट करते उसकी पोटेंशियल को, तो आज मुझे लगता है स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा अमीर होती मेरी स्टेट। तो वो उनका ये कहना जो है, मुझे लगता है कि इस तरह की कथनी और करनी से अब उनको बाहर आना पड़ेगा यहाँ के लोगों के साथ। मुझे बताओ कितनी देर ये झूठ बोलेंगे? कभी अटानमी बताते हैं, कभी ग्रेटर अटानमी बनाते हैं। एक ने सेल्फ रूल का नारा दे दिया और वो सेल्फ रूल का डॉक्यूमेंट कहाँ है? भाई, लोगों को आज रोजगार चाहिए, नौजवानों को। सबसे बड़ा आप देख रहे हैं कि जो अभी नए आंकड़े आए हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? तो कितनी देर हम लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे? इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ये। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई बहन जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचार, अप्रोच क्या है टूवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी। ये बताएं श्याम जी कि उमर अब्दुल्ला अभी डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के दौरे पर थे और उन्होंने वहाँ पर जनसभाओं को संबोधित भी किया। किश्तवाड़ में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर हमला किया और उन्हें कहा कि उन्होंने 370 को लेकर ये क्यों कह दिया कि ये 370 अब वापस 370 पर फिलहाल कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने उसी जनसभा में मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अगर बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया होता तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं जाती। फिर यह कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमज़ोर हुई है, उसके चलते जम्मू कश्मीर से 370 गया। आप एक तो इन बयानों को कैसे देखते हैं, और दूसरा जो गुपकार अलायंस बना था जिसमें महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला अलायंस पार्टनर्स हैं, क्या आपको ये एक राजनेता के तौर पर ठीक लगता है कि आप पार्टनर भी हैं और एक पार्टनर के पिता को आप ये कहते हैं
कि अगर तुम अलायंस नहीं करते तो यहाँ से 370 नहीं हटती? देखिए, मैंने पहले कहा कि मुझे हैरानी हुई। उमर अब्दुल्ला से इस किस्म के बयान मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। एक टेम्परेरी प्रोविजन को वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे किसी रिलीजियस बुक की जो है, आज तो उस पर भी डिबेट और डिस्कशन हो रहा है। मैं सच बात कर रहा हूं ना, मैं किसी मजहब की नहीं, लेकिन डिस्कशन तो हो रही है। तो ये टेम्परेरी प्रोविजन था। टेम्परेरी प्रोविजन को हमने इस तरह से यहाँ एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया, बेवकूफ़ बनाया और आपस में लड़ाते रहे। तीनों रीजन में इतनी बड़ी खाई और वर्टिकल डिवीज़न कर रही थी कि आज हमें और भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकार को उनको नज़दीक लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो लद्दाख रीजन हो, चाहे जम्मू रीजन हो, चाहे कश्मीर रीजन हो। तो उसके बावजूद भी अगर उन्होंने वहाँ पे ये बात कही है, और गुलाम नबी आज़ाद ने, मुझे लगता है कि कभी तो सच बोला। इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने ये बात तो कही कि 370 की अभी हमें बात नहीं करनी चाहिए। उसने एक अच्छे लेजिस्लेटर की जो परिभाषा होती है वो दर्शाया है। उनको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम 370 का लाभ। और फिर जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें तो इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डिस्पोजल पे छोड़ दें। तो आज क्या हो गया, मुझे बताइए। वहाँ ऑल पार्टी मीटिंग के बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी ना कि ये 3 बातों पे बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये छोड़ दो आप, हमारे जो सबसे बड़ा संविधान की बात जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो उस पर निर्णय करेगा, जैसे राम मंदिर का आ गया और सबको एक्सेप्टेबल है। जब वहाँ पे ये बात कह के आए और उसके बाद ये बात भी मानी कि स्टेट बाद में मिलेगी, पहले डिलिमिटेशन होगी, यही बात हुई ना, और इन्होंने एग्री किया। तो ये यही है कि ये वादा करके मुकर जाते हैं। और अब इनको पता है कि इनकी ज़मीन जो है, जावेद साहब, वो किसकी है। कमज़ोर आदमी मज़हब का और जात बरादरी का सहारा लेता है, और इन्होंने कभी भी यहाँ डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं होने दिया। मैं कांग्रेस को भी ये बात कहता था, आपको पता है कि सूडो सेकुलरिज्म है आपके पास। भाई हिम्मत से कहो, आप ये कौन सा है, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जनमन गण नहीं बोल सकते, ये बातें हैं ना, जय श्री राम नहीं कह सकते। ये कहाँ है जब मुझे ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मेरा संविधान ये गारंटी देता है। तो ये देखो कितना यहाँ के जो यहाँ लिटरेसी रेट भी अगर आप पहले देखें, अब 70% को हमने क्रॉस किया है। जम्मू कश्मीर की बात, आज भी कितनी गुर्बत है, हेल्थ फैसिलिटी क्या है, कनेक्टिविटी रेशो क्या है, हमारा स्टेटा क्या है उन लोगों का आज भी। क्या श्याम जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री और एक समय में आपके भी साथी रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सैयद को लेकर जो उन्होंने बयान दिया कि यदि वो बीजेपी के साथ क्या कहते हैं अलायंस नहीं करते तो शायद जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं जाती, तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? और दूसरा, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स से भी आप वाकिफ़ हैं। जो आदमी मर गया हो, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उस आदमी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि भाई इसकी बात जो है असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या जनसभाओं में होनी चाहिए? मैंने तभी कहा ना कि मैं उससे एक्सपेक्ट ही नहीं करता था। ये लेवल ऑफ डिस्कशन, ये लेवल ऑफ डिलीवरी कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। अगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी ने गलती की तो फिर उन्होंने क्यों की? उन्होंने तो 2 बार की है। वो तो स्टेज भी उन्होंने शेयर की है बहुत सी इलेक्शन में, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल के साथ, जहाँ यूपी में जाके, जहाँ पंजाब में, जहाँ अदर स्टेट ऑफ जो हमारे कंट्री की हैं, वहाँ जाके तो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने ये स्टेज भी उनके साथ शेयर की है। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। मैं किसी को कुछ कहने से पहले, मुझे लगता है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो थे वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, और वो मैं उनको मानता हूँ। मैं अपना जो मेरा मानना है कि उनमें स्टेटमैनशिप थी। कम से कम सच्चाई को वो मानते थे। जब उन्होंने देखा कि क्लियर मैंडेट किसी पार्टी को नहीं मिला है, और जम्मू के जो मैंडेट है उन्होंने मत दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और कश्मीर में दिया है पीडीपी को, तो उन्होंने डेमोक्रेसी को सल्यूट किया। जनता का जो जनता जनार्दन का फैसला था, हो सकता है कि ये बहुत बड़ा फैसला था कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का, दोनों पार्टियों के लिए होगा, लेकिन उन्होंने लोगों के जनमत को जो है उसका सम्मान किया। तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद को अगर हम ये कहें, भाई आप लोग क्यों चले गए थे, आप लोग अपने लिए क्यों चले गए थे वहाँ?
ये भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकाल में केंद्र में पोटा का कानून पास हुआ, इन्होंने यहाँ पे फ़ौरन लागू कर दिया। लोग ये भी कहते हैं कि जी आपने 1979 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून आपने बनाया, जिसमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को भी बुक किया था। आजकल तारिगामी साहब जो हैं वो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं गुपकार अलायंस में। तो इस विरोधाभास को कैसे देखते हैं कि आप अपने कार्यकाल में हैं, जब आपकी सत्ता है, आप सत्ताधारी दल हैं, तो तब आप सब कुछ जो केंद्र से आ रहा है उसको आप जम्मू कश्मीर लाने के लिए तैयार हैं, और जब आप सत्ता में नहीं रहते तो आपको केंद्र में हर सरकार जो है वो आपको ठीक नहीं लगती। पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात की है तारेगामी की, वहाँ तो जो मजदूर लोग जंगलों में काम करते थे उन पे भी लगा हुआ है। ये रिकॉर्ड बताता है। मैंने तभी कहा है ना, ये खुद देखें किन किन लोगों को इन्होंने, यहाँ पे जो मिनिस्टर भी रहे हैं वो भी जेलों में रहे हैं। मैं अब उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन पहले ये अपने सब्जेक्ट की इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये भी सुनने को मिला मुझे पिछले दिनों की संघ के भी बहुत बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता जो हैं जेलों के चक्कर काट के आए हैं। कोई एक संघ के कार्यकर्ता मिले, उन्होंने बताया कि 2 आगे के जो उनके दांत हैं वो पुलिस के ही क्या कहते हैं एक एक्शन में जो है वो टूटे हैं। तो ये सब तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का नहीं रहा है यहाँ तो। अब जो ताकत की राजनीति हुई, मैंने कहा है ना, डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं होने दिया। वो क्या आप भी ये मानते हैं कि 1987 में चुनावों के अंदर जो गड़बड़ियां हुई नहीं हुई होती तो शायद आतंकवाद जम्मू कश्मीर में नहीं हो? मैं तो बिल्कुल मानता हूं, ये एडमिटेड फैक्ट है। मुझे लगता है कि यहां आप डेमोक्रेसी को दबाओगे तो वहां आप रोके नहीं। हमने आज़ादी कैसे ली? कहते थे उनके समय में जो है सूरज अस्त नहीं होता, इतने कंट्री पे उनका राज था। और उस समय भारत जो था वो 563 रियासतों में और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। लेकिन जब चिंगारी उठी तो इन्होंने अब ये दिशा दे दी। उनको गन कल्चर लाने वाले और करवाने वाले कौन लोग हैं? जब मेरे साथ कोई जाति करेगा तो कहीं ना कहीं तो उसकी बददुआ भी लगेगी और वो उसकी दवाई भी करेगा। तो ये जो भुक्तभोगी हैं हम सब लोग जम्मू कश्मीर के, ये कहीं ना कहीं ये पुराने जो गुनाह किए हुए हैं वो मुझे लगता है कि ये सामने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि 200 फैमिली ने राज किया है जम्मू कश्मीर में, और उन्हीं ने आज भी वो चाहते हैं कि ये हमारी बालादस्ती है। लेकिन अब जिस तरह से हमारा मीडिया और यहाँ के लोग जो हैं अवेयर हो गए हैं, अब इनका ये झूठ और ये सारा बिकने वाला नहीं है। आप देख ही ले कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने सच्चाई को पहचान लिया। अब ये कह रहे हैं, और दूसरी हमारी मोहतरमा जो है वो जंतर मंतर पे बैठ रही हैं वहाँ जाके कुछ लोगों को लेके। तो जब खुद बोला था तो क्या बोला था? मिठाई लेने जाते हैं, टॉफ़ी लेने जाते हैं। यार ये क्या है? ये ड्यूल स्टैंडर्ड। कश्मीर की लीडरशिप को उससे बाहर आना पड़ेगा। अब ये पब्लिक है, सब जानती है। आपने कहा पब्लिक है, सब जानती है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती दिल्ली में बैठी हैं और वहाँ धरना दे रही हैं। उनके पार्टी के नेता भी उनके साथ हैं, और किश्तवाड़ के इलाके में एक हादसा हुआ और उस हादसे की वजह से एक मज़दूर बेचारा जो है वो दिल की तकलीफ़ थी, उसे हार्ट अटैक हुआ, घर में उसकी मौत हुई। उसकी डेड बॉडी को उसके घर तक पहुंचाने के लिए लगभग 12 से 14 घंटे लोगों को लगे, और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए वो लोग बड़ी मुश्किल से अपने गांव पहुंचे हैं। लेकिन वहाँ के भी जो नुमाइंदा थे वो भी जंतर मंतर पर जो है 370 और 35 से वापस लाने के लिए धरना दे रहे हैं। आप इस तरह की राजनीति को श्याम जी कैसे देखते हैं कि आपका अपना इलाका जो है वो परेशान है, बदहाल है, और आपको फिक्र उस चीज़ की है जिसको आप खुद सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ? मैं इसका जवाब इससे दूंगा कि इस समय आप पुरखू में बैठे हैं, और आपको पता है कि 2010 से पहले मैं जब मंत्री नहीं बना था तो मैं पलौड़ा में रहता था और बड़ी देर से रहता था, अपना घर था। लेकिन जब मैं मंत्री बना तो मैंने देखा कि मैं अपने लोगों की जो रूरल एरिया है उसकी डिस्टेंस को कम करूं, और यहाँ आके घर बनाया। और लोग मिनिस्टर बन के कहाँ जाते हैं? वजारत रोड। और हमारे साथी कुछ गांधीनगर से उठ के वजारत रोड गए, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही बने, लेकिन मैं उठ के कहाँ आ गया? ये लोगों की दर्द होनी चाहिए। जिस तरह से आज हमारी लीडरशिप जो है वो बिलोंगिंगनेस और वो कमिटमेंट नहीं रही लीडरशिप में। लोग इतने बुरे नहीं हैं, लोग प्यार करते हैं। मैं चाहे हारा 2014 में, लेकिन वोट मेरा बढ़ा। वो मैं कहता हूं कि वोट कम नहीं हुआ। तीनों इलेक्शन में अगर आप देखेंगे, और काफ़ी 5-5, 10-10 हज़ार वोट जो है वो मेरा
तो एक्सीड हुआ, तो उसका कारण यही है। जहां आपने इशारा किया, एक तो मुझे लगता है कि वही हमें देखना चाहिए कि 70 साल में हम बेसिक एम्यूनिटी नहीं लोगों को दे सके। अगर वहां पे हॉस्पिटल होता, वहां पे डॉक्टर होता, तो वो जाके बेचारा अनंतनाग के हॉस्पिटल में क्यों मरता? अगर फुली फंक्शनल मेडिकल कॉलेज हमारा पहले हो जाता डोडा वाला, तो वो वहाँ जाके क्यों मरता? क्योंकि वो बहुत दूर दराज इलाका है। फिर भी मैं उनकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनको तो जनता जो है उसकी सज़ा देगी, कोई भी हो नेता, वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आज भी अगर 50 आदमी लग के डेड बॉडी वहाँ लेके जा रहे हैं, तो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तो ये कहा है कि जो दूर दराज के लोग हैं उनके लिए हमारा चॉपर जो है वो हमेशा रेडी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों को भी उनसे रजू करना चाहिए थे। आज हमारी बीडीसी है, डीडीसी है, सरपंच हैं, लोगों के चुने हुए हैं। अब ये निकम्मे हैं तो हम इनके पीछे हम सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करेंगे। लोगों के से जो चुने हुए लोग हैं, जो ग्रास रूट लेवल के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोगों की सेवा के, मैंने कहा ना पॉलिटिकल नरेटिव मोदी जी ने चेंज कर दिया। ये लेगेसी नहीं चलेगी कि कौन महबूबा मुफ्ती जी का खास है, कौन उमर अब्दुल्ला जी का खास है, कौन डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी का खास है, कौन राहुल गांधी जी का खास है, कौन सोनिया गांधी जी का खास है, कौन प्रियंका गांधी जी का खास है। नहीं, ये हिंदुस्तान में अब चलने वाला नहीं। श्याम जी, आप भी क्या मानेंगे कि इन इलाकों के भी जो लोकल नेता हैं उनको भी यही राजनीति सूट करती है कि कोई धर्म का बाजा बजाए, कोई जात का बाजा बजाए, कोई और बाजा बजाए, जिस बाजे को बजाने से लोग जल्दी जल्दी वोट दे दें? क्योंकि अब आप पानी की बात करेंगे, बिजली, सड़क, इन सब मुद्दों की बात करेंगे जो बेसिक आपके मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों के लिए आपको नलका लगाना है, बिजली का कनेक्शन पहुंचाना है, सड़क पहुंचानी है, और आपको पता है कि ये अलग अलग प्रोसेस से गुजर कर जाता है, और कौन बार बार इंजीनियर के दफ्तर के चक्कर लगाए, कौन दिल्ली बार बार मंत्रालय के चक्कर। तो बेहतर ये है कि धर्म की राजनीति करी जाए। तो आप मानते हैं इस बात को कि ये जो नीचे कार्य करता है उसको भी अपनी राजनीति बदलनी चाहिए, उसको भी अब राजनीति बिजली, पानी, सड़क की करनी होगी, तब जाकर वार्ड वन सड़क जाएगी? मैं पहले ये चाहूँगा आपसे कि ये आप तमाम पार्टियों से जो सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ एक पक्ष को नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मैं जय श्री राम कहता था, आपको पता है, और मैं 25 साल से कह रहा हूं, और मेरे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, और नोट भी गया था, आपको पता, दिल्ली के ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इसी तरीके से मेरी इस स्टेट में और स्टेट से बाहर भी मेरा एक जो समुदाय है, यहाँ का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो जब भी कहीं हमारा पॉलिटिकल जलसा होता है, पॉलिटिकल मीटिंग होती है, अच्छी बात है कि वो खुदा का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और जब भी किसी चीज़ का शुभ आरंभ करना हो तो वो बात करते हैं। उस पर कोई गिला शिकायत आप भी नहीं करते और दूसरे भी नहीं करते। और अगर मोदी जी, जोगी जी, जहाँ और कोई आदमी जय श्री राम कहता है, तो वो क्यों तकलीफ होती है सबको? आपने देखा कि कहीं भी, आप भी उसी एरिया के रहने वाले हैं, कश्मीर को भी आप जानते हैं, और आप रिलीजियस सोच भी रखते हैं और परिवार से भी हैं। मुझे लगी है कि जब कोई पॉलिटिकल जलसा हो, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ छाछम, अगर वो करते हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं, अगर मैं करूं तो मैं गलत कर रहा हूं। इससे बाहर आना पड़ेगा। लोगों को बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, जो बेसिक चीजें हैं वो देनी पड़ेंगी। अब ना इलाके के नाम पे, ना याद बरादरी के नाम पे, और ना मजहब के नाम पे। अब वोट नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान का वोटर जो है वो मैच्योर हो रहा है, और जो हमारी यंग जनरेशन है उनके आगे बहुत बड़ा चैलेंजेस है, और सबसे बड़ा चैलेंज बेरोजगारी का है। और ये वो स्टेट है यहाँ कोई प्राइवेट एवेन्यू नहीं है। आने वाली जो भी सरकार होगी उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, और हमारी अप्रोच यहाँ ही होनी चाहिए, सोच भी यहाँ होनी चाहिए, और पूरा फोकस पॉइंट भी यही होना चाहिए। अंत में श्याम जी, वैसे आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, आप बीजेपी में हैं, लेकिन चूंकि नज़र आपकी रहती है राजनीति के ऊपर, कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद एक धड़ा लेके चल रहे हैं। वो कहते हैं कि सोनिया गांधी से मेरी बात हो चुकी है। गुलाम अहमद मीर जो हैं वो भी एक धड़ा लेकर चल रहे हैं। तो वो तो साफ तौर पे पता चलता है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का उनको आशीर्वाद है, साफ तौर पे नजर आ रहा है। गुलाम नबी आज़ाद जिस धड़े को लेकर चल रहे हैं उसको लेकर भी परिचर्चा हो रही है कि शायद एक नया राजनीतिक दल जो है वो बनने जा रहा है।
और गुलाम अहमद मीर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही रहेगी और कांग्रेस ही आगे बढ़ेगी। ये जो विरोधाभास कांग्रेस के अंदर है, श्याम जी, कुछ कांग्रेस के दिन याद आते हैं आपको? नहीं, मुझे तो बहुत आते हैं, आपको भी पता है। मैं तो शुरू से उनको कहता था कि सूडो सेकुलरिज्म को छोड़ो, ग्रास रूट लेवल की जो लीडरशिप है वो लीडरों को प्रमोट करो, रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेशों में चलाना छोड़ो। और उसमें अगर आज कहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब हीट बर्दाश्त कर रहे हैं तो रसोईया वही रहे हैं। रिमोट कंट्रोल से गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस रियासत को 43 साल चलाया है और यहाँ अच्छी लीडरशिप को प्रमोट नहीं होने दिया, और आज वो भी ढूंढ रहा है, भूले बिसरे कुछ लोगों को अप्रोच कर रहा है। तो अगर यहाँ पे लीडरशिप प्रमोट हुई होती, ये बड़ी सेंसिटिव रियासत है, उस तरह से उन लोगों ने नहीं देखा कि ये कितनी सेंसिटिव रियासत है, इसको किस तरह से आगे ले। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, ये उनके अंदर की बात है। दूसरा, जिनकी बात आपने कही, वो तो बहुत बड़े लीडर हैं, उनका अपना बेटा जो है वो डीडीसी में नहीं बेचारे बना सके, तो इन्होंने कुंभा परबरी और अपने परिवार को ही बढ़ाने का ठेका लिया हुआ है। लेकिन जनता ये चलने वाली नहीं है। मैंने आपको कहा कि जनता जनार्दन जो है वो बिल्कुल सचेत हो गई है। और अब कह रहे हैं चमत्कार करेंगे गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर। देखिए, चमत्कार तो हो सकता है, वो कोई जादू टोना जानते हो, म्यूजिशियन हो, लेकिन राजनीतिक तौर पे आपको नहीं लगता कि कोई चमत्कार संभव है? नहीं। देखिए, राजनीति में चमत्कार ये हो सकता है वो डिफेक्शन करें, वो भी चमत्कार है। 43 साल एक पार्टी में रह के, तो ये भी, इससे बड़ा चमत्कार और इससे बड़ा चंबा क्या हो सकता है मेरे और आपके लिए और आम आदमी के लिए। पहले वो कोई किसी न किसी आपके कांग्रेस के पुराने आपके एक मित्र ने मुझे कहा, कहते आधे लोग कांग्रेस तो इन्हीं के कारण छोड़ के चले गए, अब यही कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, अब ये पर्सनलाइज हो जाएगा। बहुत बड़े कद के लीडर हैं नेशनल, और उस तरीके से उनका अगर आप उन्हीं के साथी बता रहे हैं। नहीं, साथी बताएंगे ज़रूर, वो बताएं तो अच्छी बात है, मैं बताता अच्छा नहीं लगता, वो पर्सनलाइज हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस श्रिंक हुई है, तो ये जो लोग हैं इनकी कंट्रीब्यूशन तो है, क्योंकि इन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, भुज से लेके असम तक लीडरशिप को प्रमोट नहीं हो, हम जिए, जो चीज़ चाहिए हमें ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आकर आपको क्या महसूस? भारतीय जनता पार्टी में यही है, परिवारवाद तो नहीं है, यहाँ काम को एक्नॉलेज किया जाता है। याद करो आप कि 6 महीने के बाद आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि श्याम जी, आपके पास वहाँ इतनी बड़ा पद पोस्ट थी, तो 3 महीने के बाद वो पद पोस्ट मुझे मिल गया, वो आदर सत्कार सम्मान मिल गया, नीचे से लेके ऊपर तक। तो यही फर्क है कि यहाँ किसी को पता नहीं है कि कल पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मंत्री कौन बनेगा, कोई भी बन सकता है। अब आप देखिए, 28 मंत्री जो हैं उनको बोला आपको दूसरा काम देंगे, बड़े सीनियर लोग भी थे, और उसमें जो यूनियन कैबिनेट की रिशफल, गुजरात में सारे घर के ही बदल डाले। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, यहाँ परिवारवाद तो नहीं है। ये तो नहीं पता है कि सोनिया गांधी के बाद अगर कलेक्टिव लीडरशिप आती तो आज नेशन को जरूरत है एक अपोजिशन, स्ट्रांग अपोजिशन की। जो स्ट्रांग अपोजिशन होगी वो ही ट्रेजरी पे आएगी। लेकिन पहले हमारा मुल्क या अखंड भारत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कब चाहती है कि कांग्रेस कमजोर हो? नहीं चाहते हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन खुद ही कमजोर हो रहे हैं। अब 17 साल से भी अब ज्यादा हो गए, महीने भी गिनने पड़ेंगे, राहुल गांधी जी को लीडर बना रहे हैं। भाई कैसे बन सकेगा वो? पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जो है, जहाँ कोई प्रोफेसर है, डॉक्टरेट की हुई है, ये जमीनी सतह में मिलना पड़ता है, कान लगाना पड़ता है जमीन के साथ कि क्या बोल रही है मेरी मिट्टी, वो सुनना पड़ता है। तो वो तो ज़्यादातर हवा में रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जितना मैंने कहना था वो कह दिया, तो ये काफ़ी है। हम जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुरजीत सिंह सलाथिया ने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में आए। मुझे लगता है अभी 1-1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन पार्टी के उपाध्यक्ष बना दिए गए। आपको एक लंबा समय लगा था उपाध्यक्ष बनने में, कारण क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता जिनसे मेरी बात हुई है, वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि आप उन्हीं लोगों को पार्टी की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बिठा रहे हैं
जिन लोगों के कारण हम लोगों ने दुख झेले हैं, तकलीफें उठाई हैं, परेशानियां उठाई हैं? देखिए, जो सवाल आपने कहा है, मुझे मेरी ज़ात के लिए कहा है, तो मुझे लगता है कि मैंने कभी भी ये अपेक्षा नहीं की थी और कोई कंडीशन नहीं रखी थी। मैं ओपनली कहता हूँ, ना मैंने विधायक बनने के लिए कही थी, जहाँ कुछ कोई बात नहीं कही थी। मैंने मेरा जो एजेंडा था और वो लॉन्ग डिस्कशन हुई अपने साथियों की, स्टेट के भी जो हमारा कोर ग्रुप था उनके साथ भी हुई। तो मेरी एक ही मैंने अनकंडीशनल ज्वाइन किया कि जम्मू को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपने माननीय सलाथिया जी की बात की है, एक अच्छे मासेस के लीडर हैं। आप इलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा। तो हीरानगर, सांबा, कठुआ, ये सारे इलाकों में डीडीसी आपने स्वीप की। सलाथिया साहब आपके अपोजिशन में खड़े थे, आपके मुखालिफ थे। नहीं, वोट का परसेंटेज अगर आप देखेंगे और अगर कोई हमारी विचारधारा में आता है भारतीय जनता पार्टी में, यही तो बात है। और आपने देखा नहीं कि पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि यहाँ भी समाज में आप लोगों को अच्छा व्यक्ति मिलता है और वो इच्छा शक्ति जाहिर करता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो टेक्नोक्रेट है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे फार्मर है, चाहे बिजनेसमैन है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जिस आदमी की जिसमें जो भी एक्सपर्टी है, ये नहीं मैं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। लोग सवाल एक अजीब सा पूछ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर आप कोई बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी की पोजीशन देवेंद्र सिंह राणा को देते तो शायद लोग इतना विरोध नहीं करते, पार्टी का कार्यकर्ता भी विरोध नहीं करता, क्योंकि आम जनमानस में उनको लेकर ये उनकी परसेप्शन है, इमेज उनका ये है कि वो बड़े खुले मिजाज के आदमी हैं, हर एक आदमी से मिलते हैं, उनका पीआर बहुत अच्छा है, ये सब उनके बारे में लोग बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम तो तब समझ में भी आ जाता कि ठीक है भाई, इस कद का आदमी है तो आपने पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन वो कहते हैं कि आप पार्टी का उपाध्यक्ष जो है एक ऐसे व्यक्ति को बना रहे हैं जिस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में अभी अभी आना हुआ है। कम से कम थोड़ा समय तो दे देना चाहिए था, पार्टी की कार्यशैली, कार्यप्रणाली समझने के बाद आप देते तो बात सही थी, लेकिन आपने इतनी जल्दी दे दिया। वो पॉलिटिकल एनिमल है। पिछले 45 साल का, चाहे वो रीजनल पार्टी में ही रहे हैं, तो उनका ये इतिहास ये बताता है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कि वो राजनीति की जानकारी ज़रूर रखते हैं। और मेरे साथ 6 साल उन्होंने और 4 साल एज ए कैबिनेट मिनिस्टर मेरे साथ ही रहे हैं। तो मुझे उनकी जो क्षमता है, कोई शंका नहीं है। और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ। और उन्होंने आज तक 70 साल त्याग ही किया है। कब सोचा था 2 से लेके, और जम्मू कश्मीर में कब सोचा था? तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं ये त्याग नहीं, ये ज्यादती है। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है। मैंने यही कहा है ना, ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि किससे क्या काम लेना है। इस तरह से तो असम का चीफ मिनिस्टर जो है। श्याम जी, एक चीज समझ में आती है कि आप श्यामलाल शर्मा को अगर उपाध्यक्ष बनाया गया तो पूछा जाए तो आप कौन क्षेत्रों को, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है उसकी बुनियाद पर बात कर सकते हैं। देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी की वेव थी और उस वेव के बीच में उन्होंने नगरोटा की भी सीट जीती और साथ में एक और सीट उन्होंने बिश्नासिन ली। लेकिन जब आप बात करते हैं सुरजीत सिंह सलाथिया की, मैं राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं, तो सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सब जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ हो गई। जम्मू संभाग से भी साफ हो गई। 2 ही क्षेत्रों में कुल बची थी और वो 2 क्षेत्रों में भी जहां पर जीती, वहां पर एक पर जगह देवेंद्र सिंह राणा खुद जीते और दूसरी जगह पर बिश्ना में जो है एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जीता। तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल एक्सपर्टीज थी जिसकी बुनियाद पर आपने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया? देखिए, ये पार्टी का जो हाईकमांड है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के, और यहाँ बड़ा इसमें कार्यकर्ता नाराज विचार विमर्श करके लेते हैं। नहीं, कार्यकर्ता जो है वो जान है पार्टी की, कार्यकर्ता जो है वो जान है पार्टी की। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी पार्टी है, उन्होंने जो सोच विचार करके किसको क्या दायित्व देना है, ये उनका प्रेरोगेटिव भी है। और उन्होंने उस तरीके से विचार विमर्श, अकेला आदमी फैसला नहीं लेता है। जो फैसला उन्होंने लिया होगा वो आगे की जो रणनीति है उसको सामने देखते हुए। एक सवाल और आपने किया था कि देवेंद्र सिंह राणा को क्यों नहीं, तो हो सकता है कि उन्होंने आपस में ये फैसला किया हो, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का भी जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी आपने देखा हुआ है, वो भी एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं।
तो इन तमाम लोगों का ये तो संगठन का काम है, किससे क्या काम लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है, ये हमें उन पे छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा। कांग्रेस पर इन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है, क्योंकि एक लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, संघर्ष करते रहे वहां पर भी, और उस संघर्ष को जब उन्होंने देखा कि संघर्ष का नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला, तो पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में आए, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और बहुत थोड़े समय में उपाध्यक्ष बन गए। कांग्रेस में भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे हुए थे जिस समय इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया था। कुल मिलाकर बात भारतीय जनता पार्टी के नेता श्यामलाल शर्मा ने यह कही कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में धर्म जात का इस्तेमाल जो भी राजनीतिक दल कर रहा है, उन्हें इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में युवाओं ने आपसे ये सवाल पूछना है कि हमारी बिजली कहाँ है, सड़क कहाँ है, पानी कहाँ है, स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ पर हैं, क्योंकि ये जो राग आप अलाप रहे हैं, ये ज्यादा देर तक आप लोग सुनने वाले नहीं। आप जंतर मंतर पर धरना दें, आप कहीं और धरना दें, जो परिस्थितियां हैं वो तब तक नहीं बदलेंगी जब तक जम्मू कश्मीर का जनसमूह आपके साथ नहीं होगा।